हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। आई एम नंदिनी एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप सी माइनिंग के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली अभी यूएन ने जो है ये चीज़ अनाउंस किया कि इट विल स्टार्ट अलाउइंग पीपल टू अप्लाई फॉर द प्रोजेक्ट्स। बेसिकली जो डीप सी माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए अप्लाई करने का जो विंडो है उसके बारे में डिसीजन लिया गया है कि यूएन विल स्टार्ट अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट इन सच डीप ओशन मिशन जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। ये अभी रिसेंट आर्टिकल आया था। बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम अब इस पूरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि डीप सी माइनिंग जो है होता क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या इससे रिलेटेड लॉज क्या हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए कि आफ्टर 2 वीक्स ऑफ नेगोशिएशंस द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, बेसिकली जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है इट इज़ द नोडल एजेंसी जो कि पूरा देखता है रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन इन द हाई सीज़। ठीक है, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है इन्होंने डिसाइड किया है दैट इट विल स्टार्ट टेकिंग परमिट एप्लीकेशंस इन जुलाई फ्रॉम कंपनीज दैट वांट टू माइन द ओशंस फ्लोर। ये जो है अभी का न्यूज़ है एंड दिस इज़ द कंटेक्स्ट इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक। इनिशियली ये स्टार्ट हुआ कैसे? देर इज़ अ स्मॉल आइलैंड कंट्री नोन एज नौरू। बेसिकली हुआ क्या है कि इन्होंने 2021 में यूएन में अपना जो है अप्लाई किया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसके बेसिकली इन्होंने जो है इंटीमेट किया यूएन को। रिगार्डिंग दिस जो है एक 2 years का रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी हैज़ टू कम अप विथ रेगुलेशंस विच विल डील विद सच प्रोजेक्ट्स विच विल डील विद सच माइनिंग प्रोजेक्ट्स। अगर विद इन 2 years ऐसा नहीं होता है तो जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी रेगुलेशंस है उसके हिसाब से द गवर्नमेंट द कंट्री कैन गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। इनिशियली ये जो पूरा टॉपिक है ये आया न्यूज़ में इस वजह से था। लेट्स मूव ऑन। अभी इस टॉपिक का क्या ज़रूरत है? वाई डू वी नीड सच, मतलब ऐसा क्या है कि डीप सी में जाके माइनिंग हमें करना है? वाई नॉट द टेरेस्ट्रियल माइनिंग? बेसिकली हो क्या रहा है कि द टेरेस्ट्रियल माइनिंग ड्यू टू द प्रेशर ऑन इट, जो कि बेसिकली हम जो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड अदर एनर्जी डिमांड्स, जो बेसिकली हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं रिगार्डिंग द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट ऑन द टेरेस लैंड। बिकॉज ऑफ दैट वी आर इन नीड फॉर फाइंडिंग अदर ऑल्टरनेटिव्स। उसका एक ऑल्टरनेट है द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एट द सी बेड या फिर डीप सी फ्लोर पे। बेसिकली इस नीड के वजह से वी आर एक्सप्लोरिंग कमर्शियल ऑप्शंस फॉर सच माइनिंग। ठीक है, इनिशियली जो है हम जस्ट टू नो about the ecosystem in the deep sea and about the life under the sea, इसके बारे में जानने के लिए हम जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे थे डीप सी एरिया को। बट due to the demand of the economic situation and also for technological advances and for the demands of the minerals which are present there, we are looking for commercial usage of such minerals. उस perspective से ये जो deep sea mining है that becomes an important topic. सबसे पहले what is deep sea mining? It is the process of retrieving mineral deposits from डीप सी बेड। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो 200 मीटर के नीचे जितना भी एरिया रहेगा दैट वी विल काउंट एज डीप सी।
ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा जो मेजर फीचर्स है ये आपने अपने ज्योग्राफी के सिलेबस में पढ़ा होगा। सो 200 मीटर से नीचे जितना भी एरिया रहता है दैट विल कम अंडर डीप सी। एंड यहाँ पे जो है आपका लाइट नहीं पहुँचता है, द प्रेशर इज़ वेरी हाई, एंड इस तरीके से जो एक एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से होता है। बट स्टिल यहाँ पे जो लाइफ है दैट स्टिल रिमेन्स अननोन। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो क्रिएचर्स हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। सो दिस बिकम्स more interesting for us to know about such organism and their potential usage in our lifestyle. So अब जो है इट कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल सी फ्लोर। आपको जैसा कि पता है कि अबाउट 70% ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ ओशन। अब इस 70% में से जो 90% है दैट इज द डीप सी। सो आप ये समझ सकते हैं कि कितना मेजर पोर्शन जो है इस पर्टिकुलर एरिया के अंडर आता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एंड एजेंसी अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। अब ये जो यूएन क्लॉज है दिस इज़ अ लॉ जो कि आया था एंड इसके अंडर जो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ इस एजेंसी का काम क्या है? इस एजेंसी का काम है टू मॉनिटर all activities related to mineral resources in deep sea. The international seabed is the area that lies beyond limits of national jurisdiction. National jurisdiction हम आगे देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि इस लॉ के अकॉर्डिंग हम जो है अपना जो मैरीटाइम जोन है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि नेशनल जुरिस्डिक्शन एक्चुअली होता क्या है। नाउ जो नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर का एरिया है, बियॉन्ड दैट एरिया दैट कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ठीक है, दैट इज द एजेंसी विच कंट्रोल्स विच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज इन दैट रीजन। नाउ इट रिप्रेजेंट्स अराउंड 50% ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। नाउ आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो है एनवायरमेंटली कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ द सी फ्लोर कंटेन्स एन एक्सटेंसिव अरे ऑफ जियोलॉजिकल फीचर्स। जैसा कि आपने अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ट्रेंच होता है, यू हैव बेसिकली जो वॉल्केनोज होते हैं अंडर वाटर। सो ये सब जो है जो कुछ जो है फीचर्स हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं, अंडर वाटर होते हैं, सी बेड पे होते हैं। ठीक है, सो दीज फीचर्स इंक्लूड what all? Abyssal plain, then we have volcanic underwater mountains जिसको हम sea mounts बोलते हैं, then we have hydrothermal vents, then we have deep trenches। अब इसमें ही deep trenches में से one of the famous is Mariana Trench which is the deepest point in the earth। ठीक है, so deep sea mining would extract, देखिए अब यहाँ पे जो मिनरल्स के नाम लिखे गए हैं जो कि है कोबाल्ट, कॉपर, निकल एंड मैंगनीज। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बेसिकली जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जैसे आपके फ़ोन्स हैं, जो बैटरीज जो बनते हैं उसको बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ दीज resources, that is these minerals। So because of the increasing demand we have to look for alternates like this। ठीक है, now होता क्या है कि ये जो आपके minerals हैं these are found in form of polymetallic nodules। now ये जो है राउंड शेप के रॉक्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके अंदर जो है ये जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको वो जो है प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली है क्या कि इन फॉर्म ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स दे कंसिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज विच आर कोबाल्ट, कॉपर, निकल एंड मैंगनीज। बेसिकली इसके अलावा और भी रिसोर्सेज होते हैं, बट टू नेम अ फ्यू दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज, सम ऑफ द मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। एंड दीज नोड्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द ओशन फ्लोर एट डेप्थ ऑफ 4 to 6 किलोमीटर। सो बेसिकली क्या है, ये बिल्कुल जो है आपके सी बेड पे जो है प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एबाइसल प्लेन में। नाउ दे आर अबेंडेंट इन क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। बेसिकली ये एक पर्टिकुलर एरिया है। नाउ ऐसे जो है बहुत सारे एरियाज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट जो एकदम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जहाँ पे अवेलेबल है दैट इज़ द CCZ। ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये है कहाँ पे। नाउ इफ़ यू कैन सी हियर
आपका क्लैरियन क्लिपर्टन जोन जो है यहाँ लाई करता है। नाउ एज ऑफ मई 2022 जो ISA है उन्होंने जो है ऑलमोस्ट 30 प्रोजेक्ट्स को जो है लाइसेंसेस दिया है, ठीक है। 30 ऐसे प्रोजेक्ट्स को मतलब 30 ऐसे जो एंटिटीज़ हैं उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट्स दिया है इन ऑर्डर टू कैरी ऑन सच माइनिंग। इंडिया इज़ वन ऑफ देम, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। नाउ ये जो है मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसे मिनरल्स जो हैं अवेलेबल हैं। नाउ इफ़ यू कैन सी कमर्शियली अगर हम देखते हैं तो कमर्शियली जो है बेसिकली तीन चीज़ों पे हमारा फोकस रहता है, दैट इज़ ऑन, पहला है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, देन पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, देन कोबाल्ट क्रस्ट। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया एबाइसल प्लेन्स में जो है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है उसको पाया जाता है। नाउ दीज कंटेन मिनरल्स लाइक मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, लेड एंड जिंक। सो ये सभी जो है हमारे इकोनॉमिकली जो हमारा डिमांड है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन वी कम टू पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, दीज आर रिच इन कॉपर, आयरन, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड, एंड ये जो है बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज पे पाया जाता है। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे ये पूरा जो ये वाला एरिया है, दीज आर द टेक्टोनिक प्लेट्स एरियाज जहाँ पे आपका पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स जो है पाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे इस मैप में अच्छे से हमें दिखा रखा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द कोबाल्ट क्रस्ट। नाउ द कोबाल्ट क्रस्ट it accumulates at water depth of between 400 and 7000 meters. So basically आपको ये numbers याद करने की ज़रूरत नहीं है, but you should be knowing कि ऐसे जो हैं हमारे पास 3 categories of जो minerals हैं that are available। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या available है। Now these are also present at the tops of sea mounts, ठीक है। These are formed through the precipitation of minerals from sea water and it contains वैसे ही जो हमारे minerals हैं जैसे कि आयरन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड अदर रेयर मेटल्स, ठीक है। सो दीज आर द 3 मरीन मिनरल डिपॉजिट जिसमें हम कमर्शियली इंटरेस्टेड हैं। नाउ ये देखिए, चाइना इज द लीडर इन डीप सी माइनिंग एक्सप्लोरेशन, बट there are some countries which are against this idea of deep sea mining. क्यों? Because of the impact of this activity on the environment. So now we'll see basically ऐसा हम पहले जो है प्रोसेस को समझेंगे, then we'll try to find out कि इसका environmental impact होता क्या है। अब ये देखिए, how is the seabed mining done? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है। So ये हमारा जो है दिस इज़ द सी बेड, ठीक है, दिस इज़ द सी बेड। नाउ व्हाट हैपेंस इज जो हमारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं दैट आर हियर, यहाँ पे जो है यहाँ पे कहीं पूरा स्प्रेड हो रखे होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज सबसे पहले विल आइडेंटिफाई, विल सर्वे द प्लेस एंड विल सी कि कहाँ पे जो है ये जो नोड्यूल्स हैं वो प्रेजेंट है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। Then after identifying this, what we'll do is we'll send a seabed crawler, ठीक है, which is a small machine which is used to identify basically जो भी polymetallic nodules हैं उसमें cameras होते हैं, then it has lights and all, so जिससे कि it makes easy for the experts to know कि यहाँ पे इस particular area में ये चीज़ present है। So what happens is now the seabed crawler हमने यहाँ पे इसको भेज दिया। Now what it will do is ये जो है यहाँ पे जितने भी मतलब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है उसको क्या करेगा, उसको it will suck it and then इसको पहुँचाएगा कहाँ पे, ये ड्रेज शिप में। सो बेसिकली यहाँ पे जो है आपके पाइप्स 2 इस तरीके से होते हैं जहाँ पे द crawler will send the polymetallic nodule through this pipe towards the ship, ठीक है। ये शिप में जाने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी जहाँ पे क्या होगा, द आयरन या जो भी मिनरल है दैट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द
sand. Now जो भी sand है that is now useless for us. Now what will happen, what will the experts or the technician do, he or she, what he'll do is he'll send back the sand to the seabed again. So basically क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जो सैंड है जिसको हमने यहाँ से लिया था उसको वापस जो है डंप कर दिया है, ठीक है. इससे जो है सेडिमेंट्री प्लूम्स जो है दैट आर फॉर्म्ड. नाउ यहाँ पे क्या है कि हमारा जो आयरन है या अदर मिनरल्स हैं उसको हमने सेपरेट कर लिया है. देन इसको आगे जो है विल स्टोर इट, एंड जहाँ पे भी आगे हमें उसको भेजना है विल सेंड इट. सो इस तरीके से जो है डीप सी माइनिंग का प्रोसेस होता है. सो सीबेड माइनिंग इन्वॉल्व्स अ सक्शन पाइप, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था. बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए दिस इज़ द शिप, ठीक है. देन वी हैव द सीबेड, यहाँ पे द क्रॉलर इज़ देयर, ठीक है. देर आर स्मॉल नोड्यूल्स, ठीक है. व्हाट विल हैपन, यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, सर्वे कर लिया कि कहाँ पे नोड्यूल्स प्रेजेंट है. देन विल सी कि वहाँ पे जो है जितना हमें चाहिए उतना है भी कि नहीं, बिकॉज जब हम टेरेस्ट्रियल एरिया में माइनिंग करते हैं तो वहाँ पे जितना दो जगह से हमें जो भी माइनिंग का प्रोड्यूस मिल सकता है दैट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लेस एट द फ्रॉम द सी बेड. सो इतना ज़्यादा एबेंडेंस में ये चीज़ अवेलेबल है. सो क्या होता है कि जो क्रॉलर है व्हाट इट विल डू इज़ इट विल like suck in this nodules through the pipe and then it will send it to the ship, ठीक है, जो कि इसके बिल्कुल ऊपर है, ठीक है. दे आर अटैच टू ईच अदर. नाउ ये जो ऊपर गया, नाउ द प्रोसेस विल हैपन, जो भी रिसोर्सेज है जो भी मिनरल्स है दैट विल गेट सेपरेटेड एंड द सैंड इज देन वापस डम्प्ड इनटू द सी बेड. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ sea mining happens. Now the sand will often then be sorted while still at sea with the valuable minerals or metals extracted and exported offshore, while whatever is left is dumped back into the water causing sediment plume, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो आपको अगर ये प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या हो सकता है. नाउ हम जो है ये देख लेते हैं कि ये जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं. तो सबसे पहला जो इसका इनॉग्रल मीटिंग हुआ था दैट वाज हेल्ड इन 1994. इसका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज सिचुएटेड इन जमाइका. देन जैसा कि मैंने आपको बताया था अनक्लोज के अंदर जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है एंड जितने भी अनक्लोज के पार्टीज़ हैं दे आर पार्टीज़ ऑफ ISA एज वेल. ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है. देन इसका जो मेजर एम है दैट इज़ फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन इंटरनेशनल सीबेड एरिया दैट आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल जुरिस्डिक्शन. ये चीज़ जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द ISA कंसिडर्स एप्लीकेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डीप सी रिसोर्सेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स, assesses environmental impact assessments and supervises mining activities in the area. So basically यहाँ पे क्या है, ISA का पूरा रोल ये है कि वो पहले ये चीज़ देखे कि वहाँ पे जो भी डीप सी में एक्टिविटीज़ हो रही है रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द मिनरल्स दैट इज़ एनवायरमेंटली वायबल एंड सस्टेनेबल. उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा इसको वो एसेस करता है. देन इट गिव्स द रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच द कॉन्ट्रैक्टर और द एंटिटी हैज़ टू बेसिकली उसको फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ द रेगुलेटिंग बॉडी. नाउ अंडर UN क्लॉज exploration for and exploitation of seabed minerals in the area may only be carried out under a contract with ISA and subject to its rules and regulations and procedures, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. सो बेसिकली डीप सी में कुछ भी एक्सप्लोरेशन करने के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए वी हैव टू gain the permission from ISA. We require a permission from ISA. So basically
कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इन विच द ISA विल गिव द परमिशन एंड ओनली देन द एंटिटी इज एबल टू कैरी आउट विद द माइनिंग प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था UN क्लॉज के अंडर जो है हमने जो भी हमारा बेसिकली जो एरिया है मैरीटाइम के अंडर उसको 5 जोन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला इज इंटरनल वाटर्स, देन वी कम टू टेरिटोरियल सी, देन contiguous zone, then it is exclusive economic zone and then high sea. So इन 5 अलग अलग zones में हमने इसको divide किया है। Now let's see कि इन 5 zones में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या राइट्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ऑफ द नेशन। बेसिकली ये जो लॉ आया है उसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू बेसिकली ले डाउन responsibility and role of the nation and the rights that it holds in the particular maritime zone. So this is the जो भी regulation होता है वो इस law के अंडर होता है। Now if you see जो internal waters है यहाँ पे जो है किसी भी nation का basically मान लीजिए if this is India, so यहाँ पे इसका जो coastal एरिया है वहाँ से जो है जितना भी इंटरनल वाटर्स के अंडर जो है एरिया कवर होगा उसके अंडर द कंट्री विल हैव फुल सोवरेन राइट। ठीक है, सो इंटरनल वाटर्स आर द वाटर्स ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेड्थ ऑफ टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड। ईच नेशन हैज़ फुल सोवरेनिटी ओवर इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। सो दिस मीन्स कि कौन यहाँ से नेविगेट कर रहा है, कौन यहाँ से मूवमेंट कर रहा है, द नेशन हैज़ द राइट टू इवन कंट्रोल दैट एंड गिव द परमिशन। सो बेसिकली विदाउट परमिशन कोई भी फॉरेन जो नेविगेटर है दे कैन नॉट एंटर दिस एरिया। नाउ द टेरिटोरियल सी एक्सटेंड सीवर्ड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ये चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए, फ्रॉम इट्स बेस लाइन्स। The coastal states have sovereignty and jurisdiction over territorial sea. So यहाँ पे भी क्या है कि जो navigation होता है, फिशिंग वगैरह होता है, इन सब चीज़ों पे जो है जो कोस्टल नेशन है, जो स्टेट है, इट हैज़ द राइट्स। ठीक है, these rights extend not only on the surface but also to the seabed, सबसॉइल एंड इवन द एयर स्पेस। सो यहाँ पे केवल हम सरफेस वाटर की बात नहीं कर रहे हैं बट ऑल्सो द सी बेड एंड द अबव एयर स्पेस। ये जो है टेरिटोरियल सी में ये पूरा चीज़ कवर होता है एंड द कोस्टल स्टेट हैज़ द सोवरेन राइट्स ओवर दिस एरिया। नाउ इन द थर्ड थिंग इट एक्सटेंड्स सीवर्ड अप टू 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम इट्स बेस लाइन्स। सो जो यहाँ पे कंटिन्यूस जोन है यहाँ पे जो है इट एक्सटेंड्स अप टू 24 नॉटिकल माइल्स। द कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू बोथ प्रिवेंट एंड पनिश इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल, इमिग्रेशन, सैनिटरी एंड कस्टम्स लॉ विद इन इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल सी। सो बेसिकली आप अगर देखें तो यहाँ पे दोनों ही केस में जो है एक चीज़ जो है जो आपको ध्यान देना है दैट इज़ कि यहाँ पे द अदर पीपल जो फॉरेन नेविगेटर्स हैं दे डू नॉट हैव द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। यहाँ पे दे डू नॉट हैव द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर नेविगेट करना है तो दे रिक्वायर अ परमिशन फ्रॉम द स्टेट। वाइल यहाँ पे ऐसा नहीं है, द राइट्स ऑफ द स्टेट्स आर लिमिटेड बाय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। तो बेसिकली यहाँ पे जो है दे कैन नेविगेट। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्टिग्यूस जोन है यहाँ पे हमारा एयर स्पेस जो है कवर नहीं होता है। या टेरिटोरियल सी में एयर स्पेस भी कवर हो रहा था एंड ऑल्सो द सी बेड भी कवर हो रहा था, बट यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विच इज़ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड होता है। एरिया बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू इट्स टेरिटोरियल सी दैट एक्सटेंड सीवर्ड अप टू
200 nautical miles. So there are three numbers which you need to remember: 12 nautical miles, 24 nautical miles and then 200 nautical miles. ठीक है, तो EEZ के अंडर जो है किसी भी स्टेट के पास क्या राइट्स हैं? The sovereign rights for purpose of exploring, exploiting, conserving and managing natural resources, whether living or non-living, of the seabed and subsoil. Then rights to carry out activities like production of energy from water, currents and wind. So basically यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान दें, दोनों ही चीज़ें जो है they are related to seabed, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो EEZ है that only talks about the country's right on seabed and not the surface water. Surface water जो है वो international waters में count होगा, बट द seabed जो है वहाँ पे जो है जो भी कंट्री है, रेस्पेक्टिव कंट्री है, उसका EEZ के अंडर जो है जो भी राइट्स है वहाँ पे एप्लीकेबल होगा. नाउ अनलाइक द टेरिटोरियल सी एंड कंटिग्यूअस जोन, द EEZ ओनली अलाउज फॉर अबव मेंशन्ड रिसोर्स राइट्स. अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हाउ दीज 5 zones आर different from each other regarding the rights of the coastal state or the nation. It does not give a coastal state the right to prohibit or limit freedom of navigation or overflight subject to very limited exception. This means that the coastal state cannot basically वो prohibit नहीं कर सकता है, किसी को मना नहीं कर सकता है in regarding the navigation in this particular area. बट डेफिनेटली जो रिसोर्सेज हैं उसके रिगार्डिंग जो है इट कैन रेगुलेट इट. नाउ इसके बाद बियॉन्ड EEZ लाइज द हाई सीज. ठीक है, द ओशन सरफेस एंड द वाटर कॉलम बियॉन्ड EEZ आर रेफर्ड टू एज हाई सीज. States can conduct activities in these areas as long as they are for peaceful purposes such as transit, marine science and undersea exploration. सो बेसिकली जो हम ISA की इतनी देर से बात कर रहे थे उसका जो परव्यू है, उसका जो स्कोप है, दैट लाइज इन द हाई सी. यहाँ पे कोई भी एक्सप्लोरेशन होता है, यहाँ पे जो भी रेगुलेशन होगा एक्टिविटीज़ का, दैट इज़ कैरिड बाय द ISA. ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है. नाउ इफ़ वी कैन सी, अब हमने ये देख लिया है कि जो सी माइनिंग है इसका एडवांटेजेस क्या क्या है. सो बेसिकली क्योंकि हमें जो है जो रिसोर्सेज का स्कैरसिटी है उसको फुलफ़िल करना है, कंसिडरिंग द टेक्नोलॉजिकल डिमांड एंड अदर डिमांड्स, ठीक है, एंड द पॉपुलेशन प्रेशर, तो उस ऐसे केस में जो है डीप सी माइनिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. बट ऑल्सो क्योंकि हमने इसका प्रोसीजर देखा है तो वी कैन सी कि यहाँ पे इसका जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है. सो सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा दैट इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ सी बेड. अब हो क्या रहा है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सी बेड है वहाँ से पूरा जो पंप का सक्शन होगा उसके साथ साथ सैंड भी जो है साथ में जाएगा अलॉन्ग विद द नोड्यूल्स. सो इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया का जो सी बेड का कंसिस्टेंसी है वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा एंड इट विल बिकम अनइवन. नाउ यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे और भी जो एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे एंड अदर लिविंग स्पीशीज़ होंगे, ऑल्सो द नॉन लिविंग स्पीशीज़, जिनके बारे में हमें शायद अभी तक पता भी ना हो, तो उनका जो इकोसिस्टम है दैट विल गेट डिस्टर्ब. सो सबसे पहला जो नेगेटिव इम्पैक्ट डीप सी माइनिंग से है दैट इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ सी फ्लोर. जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ सी फ्लोर. देन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है दैट विल गेट डिस्टर्ब, तो जिससे जो है वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है दैट विल गेट हेवीली affected and that too negatively. ठीक है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड खुद जो है आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ डीप सी माइनिंग. देन सेडिमेंट प्लूम्स, तो बेसिकली क्या हो रहा है, अनइवन प्लूम्स हम बिल्ड कर रहे हैं, तो इसको सेटल डाउन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसके वजह से जो अनसेटल्ड पार्टिकल हैं वो मरीन इकोसिस्टम में जाके पूरा इनका जो फूड वेब होगा उसको जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा. सो बिकॉज ऑफ दिस द मरीन इकोसिस्टम विल गेट अफेक्टेड.
नाउ पोल्यूशन, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ सच बिग मशीन्स डेफिनेटली जो वेस्ट है उसको भी वापस जो है सी में ही डाला जाएगा, वाटर बॉडी में ही डाला जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी पोल्यूशन इन द सी, इन द वाटर बॉडी. देन जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं दैट विल रिलीज सम टाइप ऑफ नॉइज, सम टाइप ऑफ वाइब्रेशन एंड लाइट. सो आप इमेजिन करिए जहाँ पे लाइट, नेचुरल सनलाइट नहीं पहुँचता है, जहाँ पे इट्स टोटल डार्क एंड प्रेशर इज़ हाई, तो जिन ऑर्गेनिज्म ने ऐसे एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया है, ऐसे एनवायरनमेंट के साथ में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है अपने बेसिकली इस इकोसिस्टम के हिसाब से, सो जब वहाँ पे इस तरीके से हैम्पर होगा बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नॉइस, वाइब्रेशन एंड द लाइट विच इज़ एमिटेड थ्रू द इक्विपमेंट, तो डेफिनेटली ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका लॉस होना दैट इज़ इनएविटेबल एंड दैट इज़ अंडरस्टूड. ठीक है, सो देर आर हाई चांसेस कि हम ऐसे स्पीशीज़ को लॉस कर दें या लूज़ कर दें जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है अभी तक. सो जो बिग क्रिएचर्स हैं जैसे कि वेल्स एंड शार्क्स, इवन दे कैन बी अफेक्टेड. नाउ इट मे ऑल्सो लीड टू डिजास्टर्स थिंग्स लाइक ऑयल स्पिल एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इन द वाटर. ठीक है, जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग बिग शिप्स एंड बिग मशीन्स, ठीक है, उससे जो है जो टॉक्सिक केमिकल्स है दैट कैन बी रिलीज इन द वाटर विच कैन डेफिनेटली अफेक्ट द इकोसिस्टम अंडर द सी. सो बेसिकली इस पूरे चीज़ का जो क्रक्स है दैट इज़ द जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है दैट कैन बी रियली एडवर्स इन केस ऑफ द डीप सी माइनिंग. नाउ considering our learning, we'll try to answer this question. The question says, consider the following statements. In 2021, Ministry of Earth Sciences launched Samudrayan mission, which is India's first manned mission for deep sea exploration. So if you have been following the newspapers and the current affairs, then you must be knowing कि yes, this statement is correct. Then the second statement says, the ISA has designated India as the pioneer investor. ये statement भी correct है. So इस question का answer is C, both 1 and 2. हमारा answer is C, दोनों ही statement correct है. We have this snippets from PIB जहाँ पे ये announcement किया गया था. So आप दोनों ही देख सकते हैं about the Samudrayan mission and also about the ISA designating India as the pioneer investor. So basically to conclude we can say कि definitely जो deep sea mining है that is important for the future of mankind, that is important for the development of mankind, but we need to figure out how we are going to carry out this by engaging in more research and developing sustainable ways through which this can be carried out, जिससे minimal impact हो environment पे. So on this note, thank you. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए. थैंक यू.